नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज आप देख रहे होंगे कि ये क्या है। तो आज मैं फिर से एक टेस्ट का वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में करेंगे और मैं इसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी। तो आप सब मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ये पूरे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपका एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा और आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इन सारे मॉक्स की पीडीएफ चाहिए और उसके आंसर्स के साथ, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको इन सारे पीडीएफ को दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए, पहले आपका पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव आएगा। इसी तरह से आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और उसमें जो है एक नंबर सही होने पर 1 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, और आपको सभी आंसर करना अनिवार्य है और इसी तरह आएगा कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 विच सेक्शन डिफाइंस एग्रीवेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एग्रीवेटिव पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किस धारा में परिभाषित है? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी तरह से हमको एग्ज़ाम में भी करना है। एग्ज़ाम में आपको ओएमआर शीट मिलेगा भरने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेक्शन 5। यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एग्रीवेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो धारा 5 में परिभाषित है। किस में परिभाषित है? धारा 5 में। तो आपको जो है ऑप्शंस जो है सोच समझ कर भरने हैं, क्योंकि ओएमआर में आप कट किट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और धारा 3 में देखिए, धारा 3 में क्या है परिभाषित? धारा 3 में जो है, धारा 3 में हमारा यानी कि पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, लेकिन एग्रेवेटेड माना जाता है सेक्शन 5 में। ठीक है, अपराध करने वाला व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक सेवक हो, स्कूल या हॉस्टल स्टाफ जैसे वार्डन, टीचर हो, पारिवारिक सदस्य या अभिभावक हो, या बच्चा का विशेष रूप से अस्थिति स्थिति में हो जैसे विकलांगता, या अपराध अत्यधिक क्रूर तरीके से किया गया हो, तो इन परिस्थितियों में अपराध जो है वो गंभीर माना जाता है और सेक्शन 6 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर पॉक्सो एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ कैलुबल मेंटल स्टेट इज प्रोवाइड अंडर। पॉक्सो अधिनियम में दोषपूर्ण मानसिक अवस्था की धारणा किस धारा में है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31 और सेक्शन 33। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 30। सेक्शन 30 में जो है प्रिजम्पशन ऑफ कैलुपेबल मेंटल स्टेट, यानी कि दोषपूर्ण मानसिक अवस्था की धारणा दी गई है। यानी कि कोर्ट यह मान लेती है कि आरोपी के पास अपराध करने की मानसिक मंश यानी इंटेंट थी, जब तक कि अपराधी जो है खुद इसे गलत साबित ना कर दे। ठीक है, सेक्शन 29 के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सेक्शन 29 में अपराध होने की धारणा होता है। सेक्शन 31 जो है सीआरपीसी का लागू होना होता है और सेक्शन 33 जो होता है वो स्पेशल कोर्ट की पावर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंडर पॉक्सो रूल 2020 हु प्रिपेयर्स अ चाइल्ड केयर सपोर्ट प्लान, यानी कि पॉक्सो रूल 2020 के तहत चाइल्ड केयर सपोर्ट कौन प्लान करता है? ऑप्शंस है पुलिस ऑफिसर्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पेशल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। यानी कि चाइल्ड केयर एंड सपोर्ट प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की होती है, जिसको सीडब्ल्यूसी भी कहा जाता है। और सीडब्ल्यूसी बच्चे की स्थिति, जरूरतें, जो मेडिकल, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को देखकर पूरा प्लान बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इंजंक्शन टू प्रिवेंट मैरिज कैन बी इशूड बाय। बाल विवाह रोकने के लिए निष्घाता यानी इंजंक्शन कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फैमिली कोर्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यानी कि धारा 13 के प्रावधान में ये कहा गया है कि बाल विवाह रोकने के लिए इंजंक्शन जारी करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। किसमें कहा गया है? धारा 13 में। ठीक है, सेक्शन 13 में यह प्रावधान है कि बाल विवाह रोकने के लिए इंजंक्शन जारी करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंडर आरटी एक्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। आरटी एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन शामिल है? ऑप्शन है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में शामिल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और कौन शामिल नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट। यह सरकारी प्राधिकरण नहीं है, इसलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नहीं आता है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट विच कैटेगरी इज नॉट कंसिडर्ड हैजार्ड्स। यानी कि बाल श्रम में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, और बाल श्रम में कौन सा अधिनियम में कौन सा कार्य खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है? बाल श्रम में अधिनियम में कौन सा कार्य खतरनाक श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन है माइनिंग, फायरवर्क्स इंडस्ट्री, फैमिली बेस्ड हैंडलूम वर्क, केमिकल फैक्ट्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैमिली बेस्ड हैंडलूम वर्क। यानी कि माइनिंग, फायरवर्क इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्री ये सारे खतरनाक कार्य में आते हैं, लेकिन फैमिली बेस्ड वर्कआउट यानी परिवार आधारित काम जो है, अगर बच्चा अपने परिवार के साथ हल्का या गैर खतरनाक काम करता है और उससे स्कूल प्रभावित ना हो तो इसे खतरनाक नहीं माना जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 विच आईपीसी सेक्शन डील्स द वॉयरिज्म। यानी 2013 के संशोधन में वॉयरिज्म किस धारा में है? ऑप्शन है हमारा 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 354 सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 354 सी। यानी कि सेक्शन 354 सी में वॉक्यूरिज्म यानी कि वॉयरिज्म का मतलब होता है कि किसी महिला की निजी गतिविधियों को उसके अनुमति के बिना देखना या रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये किस में है? सेक्शन 354 सी में। ठीक है, इसका मतलब है वॉयरिज्म का मतलब है किसी महिला की निजी गतिविधियों को उसकी अनुमति के बिना देखना या रिकॉर्ड करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर एनसीपीसीआर एक्ट 2005 टेनवर ऑफ चेयरपर्सन इज। एनसीपीसीआर की अध्यक्षता का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स एज, 6 ईयर और 4 ईयर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एनसीपीसीआर की जो है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अनुसार चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की आयु होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है जो पहले से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चाइल्ड सेक्स रेशियो इन यूजुअली मेजर्ड ड्यूरिंग विच सेंसस कैटेगरी। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो किस आयु वर्ग में मापा जाता है? ऑप्शन है 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 10 वर्ष और 0 से 14 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0 से 6 वर्ष। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, इसको जनगणना यानी सेंसस में भी नापा जाता है और इसे खास तौर पर 0 से 6 साल के बच्चों के लिए मापा जाता है। यह समाज में लिंग संतुलन, जेंडर बैलेंस और समझने के महत्वपूर्ण संकेतक को बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर पॉक्सो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट शुड प्रेफरेबली टू बी डन एट। पॉक्सो में बच्चे का बयान कहाँ लेना उचित है? ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, चाइल्ड रेसिडेंस, कोर्ट परमिसेस, पब्लिक ऑफिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
चाइल्ड रेसिडेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार बच्चे का बयान उसके रेसिडेंट घर पर लिया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस करे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन हॉस्टल इन्वेंट्री एबीसी एनालिसिस इज प्रिमली यूज्ड फॉर, यानी कि एबीसी एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है हॉस्टल इन्वेंट्री में, ठीक है। ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट गार्डिंग, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, अटेंडेंस कंट्रोल और सिक्योरिटी प्लानिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, यानी कि हॉस्टल में जो है इन्वेंट्री एबीसी एनालिसिस का उपयोग जो है उसकी महत्व और लागू के आधार पर किया जाता है और कैटेगरी में बांटने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, यानी कैटेगरी में बांटने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का सोशल ऑडिट कौन करता है? ऑप्शन है एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और ग्राम पंचायत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, एससीपीसीआर, ठीक है। स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जैसे आईसीपीएस का सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी एससीपीसीआर की होती है और यह राज्य स्तर पर बच्चों के अधिकारों की निगरानी करती है और मूल्यांकन करता है। एनसीपीसीआर क्यों नहीं होगा? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और सीधे सोशल ऑडिट नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि योजनाओं को लागू करता है, ऑडिट को नहीं। और ग्राम पंचायत क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर सहयोग कर सकती है लेकिन आधिकारिक ऑडिट बॉडी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंडर आरटी एक्ट मिनिमम इंस्ट्रक्शन आवर्स एट अपर प्राइमरी लेवल आर। आरटी एक्ट में अपर प्राइमरी के लिए न्यूनतम इंस्ट्रक्शन आवर्स कितने हैं? ऑप्शन है 600 आवर्स, 800 आवर्स, 1000 आवर और 1200 आवर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 आवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 आवर, ठीक है। अपर प्राइमरी कक्षा से 6 से 8 के लिए न्यूनतम 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर प्रति वर्ष निर्धारित है, ठीक। और 1 to 5 के लिए 8 आवर होता है। 1 to 5 के लिए कितना होता है? 8 आवर। और 1000 आवर जो है वो 6 to 8 के लिए होता है। इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडर पॉक्सो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू एक्यूज्ड अंडर। पॉक्सो में प्रमाण का भार आरोपी पर किस धारा में शिफ्ट होता है? ऑप्शन है हमारा सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 29, यानी कि पॉक्सो के प्रमाण का भार आरोपी पर सेक्शन 29 में शिफ्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 29 में जो है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट दिया गया है, यानी कि कोर्ट यह मान लेती है कि आरोपी दोषी है और प्रमाण का भार बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर हो जाता है और वह खुद को निर्दोष साबित करे, ठीक है। सेक्शन 27 में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सेक्शन 28 में स्पेशल कोर्ट होता है और सेक्शन 30 में कुलपेबल मेंटल स्टेट होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट अ बर्थ स्टेट। जन्म स्तर पर लिंग भेदभाव कौन दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे IMR, सेक्स रेशियो एट बर्थ और CMR। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्स रेशियो बर्थ, यानी कि जन्म स्तर पर लिंग भेदभाव जो है वो सेक्स रेशियो बर्थ दर्शाता है। जन्म के समय ही प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बताता है सेक्स रेशियो बर्थ। अगर इसमें असंतुलन होता है तो ये जन्म स्तर पर लिंग भेदभाव जैसे सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिस को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट लिमिटेशन पीरियड ऑफ एनुलमेंट इज। बाल विवाह रद्द करने की समय सीमा क्या है? ठीक है, बाल विवाह रद्द करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1 ईयर आफ्टर मैरिज, 2 ईयर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी, 3 ईयर्स आफ्टर मैरिज और नो लिमिट।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ईयर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी, यानी कि प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार धारा 3 सेक्शन 3 के तहत बाल विवाह जो है वॉइडेबल यानी कि रद्द करने योग्य होता है। पीड़ित पक्ष जिसका विवाह बचपन में हुआ हो 18 से 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर यानी कि मेजोरिटी के बाद 2 साल के अंदर विवाह रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है हमारा, इन हॉस्टल मैनेजमेंट परपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम मीन्स, परपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम का अर्थ क्या है। ऑप्शन है 1 ईयर ईयरली चेकिंग, ठीक है, और क्या ऑप्शन है हमारा देखते हैं 17 का। उसके बाद ऑप्शन है कंटिन्यूअस स्टॉक अपडेट, रैंडम ऑडिट और नो फिजिकल वेरिफिकेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूअस स्टॉक अपडेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्टॉक अपडेट, यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है कि इसमें स्टॉक और रिकॉर्ड लगातार रियल टाइम कंटिन्यूअस अपडेट होता रहे और हर खरीद परचेज और बिक्री पे इशू के साथ स्टॉक तुरंत अपडेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है हमारा, अंडर पॉक्सो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी कंडक्टेड, पॉक्सो के तहत मेडिकल जांच कब की जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारा, ओनली आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, विदाउट कंसेंट ऑफ चाइल्ड गार्जियन, ओनली बाय मेल डॉक्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विथ कॉन्सेंट ऑफ चाइल्ड और गार्जियन। इसका मतलब है कि मेडिकल एग्जामिनेशन केवल कॉन्सेंट के साथ ही किया जाता है। पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार सेक्शन 27 में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन गार्जियन या बच्चे की सहमति से ही होगा। यदि बच्चा समझने की स्थिति में है तो ही उसकी सहमति जरूरी है। लड़की का परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, विच एक्ट एड्रेस ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कौन सा अधिनियम यौन शोषण हेतु मानव तस्करी से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे चाइल्ड लेबर एक्ट, ITPA, RTE और JJ एक्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ITPA, यानी कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है 1956, ये किससे संबंधित है, ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। यह अधिनियम यौन शोषण के उद्देश्य से मानव तस्करी ट्रैफिकिंग यानी कि ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाया गया है और इसमें वेश्यावृत्ति से जुड़ी तस्करी और शोषण को अपराध माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अंडर RTE कैपिटेशन फी रेफर्स टू, यानी कि RTE में कैपिटेशन फी क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ट्यूशन फी, हिडन डोनेशन फॉर एडमिशन, गवर्नमेंट ग्रांट और स्कॉलरशिप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिडन डोनेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, कैपिटेशन फी क्या होती है, स्कूल द्वारा एडमिशन के बदले दिए जाने वाली अतिरिक्त गुप्त फीस। यह ट्यूशन फी से अलग होती है और अवैध यानी कि इनलीगल होती है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार जो है कैपिटेशन फी रेफर्स किससे होगा, हिडन डोनेशन फॉर एडमिशन फी से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है, विच रिकॉर्ड इंश्योर ट्रैकिंग ऑफ विजिटर इन हॉस्टल, हॉस्टल में विजिटर्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन है अटेंडेंस रजिस्टर, लॉग बुक, विजिटर रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजिटर रजिस्टर, यानी कि विजिटर रजिस्टर में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, समय, उद्देश्य, संपर्क आदि दर्ज होता है। इससे हॉस्टल में कौन आया और कब आया आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए हॉस्टल में विजिटर को ट्रैक करने के लिए विजिटर रजिस्टर बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है, अंडर पॉक्सो विच सेक्शन डील्स विद द सेक्सुअल हरासमेंट, पॉक्सो में सेक्सुअल हरासमेंट किस धारा में है। ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 11 और सेक्शन 13। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेक्शन 11, यानी कि पॉक्सो में सेक्सुअल हरासमेंट जो है सेक्शन 11 में है, यौन उत्पीड़न। ठीक है, सेक्शन 5 में जो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है,
सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट है और सेक्शन 13 में जो है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच पॉलिसी इम्फाइजेज सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी नीति बच्चों के सर्वाइवल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पर जोर देती है? ऑप्शन क्या क्या है हमारा? इसका ऑप्शन यहाँ पे है, नीचे देखेंगे। ऑप्शन है आरटी, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन, एनसीपीसीआर एक्ट और लेबर एक्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 के अनुसार यह नीति बच्चों के सर्वाइवल, जीवन, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, डेवलपमेंट यानी कि विकास और पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर इंक्लूड्स। बाल श्रम कानून में दंड में क्या शामिल है? ठीक है, ऑप्शन है वार्निंग ओनली, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, सस्पेंशन और लाइसेंस रिवेन्यूल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट यानी कि जुर्माना सहित जेल। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में और इसको संशोधित किया गया 2016 के अनुसार इसमें जो है एम्प्लॉयर के लिए जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच मेथड हेल्प रिड्यूस फूड वेस्टेज इन हॉस्टल। भोजन की बर्बादी रोकने का तरीका हॉस्टल में क्या है? ऑप्शन है बल्क परचेज, डिमांड फॉरकास्टिंग, रैंडम कुकिंग और अनलिमिटेड स्टोरेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिमांड फॉरकास्टिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिमांड फॉरकास्टिंग, मतलब कि मांग का पूर्वानुमान। इसका मतलब होता है मांग का पूर्वानुमान। डिमांड फॉरकास्टिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कितने बच्चों के लिए कितना खाना बनेगा और इससे जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन तैयार होता है और फूड वेस्टेज जो है कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अंडर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाई। पॉक्सो में स्पेशल कोर्ट्स कौन स्थापित करता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। सेक्शन 28 में यह प्रावधान है कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है ताकि पॉक्सो मामलों में त्वरित यानी कि स्पीडी सुनवाई हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। EMR स्टैंड फॉर, EMR का अर्थ क्या है? ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इंस्टीट्यूशनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोरबिडिटी रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। EMR का अर्थ होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इन हॉस्टल सेग्रीगेशन इंश्योर। हॉस्टल में सेग्रीगेशन क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है एकेडमिक क्वालिटी, जेंडर सेफ्टी, फाइनेंशियल ऑडिट और स्टाफ कंट्रोल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर सेफ्टी। ठीक है, हॉस्टल में सेग्रीगेशन जो है वो जेंडर सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। अगर बच्चे और बच्चियों का रहने का व्यवस्था अलग किया जाए तो ये जेंडर सेफ्टी को क्या है? सुरक्षित करता है। लड़के और लड़कियों को बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है और इससे असुरक्षित स्थितियों और दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर RT स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन इज। RT में एडमिशन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? ऑप्शन है अलाउड, प्रोहिबिटेड, ऑप्शनल और मैंडेटरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोहिबिटेड। आंसर क्या होगा इसका? प्रोहिबिटेड, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एडमिशन में RT के तहत एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट लेना मना है। स्कूल में बच्चों का इंटरव्यू और टेस्ट नहीं ले सकते हैं। RT के अकॉर्डिंग बच्चे का बिना इंटरव्यू और टेस्ट के एडमिशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है हमारा,
अंडर पॉक्सो ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन, पॉक्सो में ट्रायल कब तक पूरा करने का प्रयास होता है? ऑप्शन है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 मंथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 ईयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 ईयर। पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार पॉक्सो मामलों में ट्रायल को यथासंभव 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य है कि स्पीडी जस्टिस यानी त्वरित न्याय देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। विच रजिस्टर ट्रैक हॉस्टल मेडिसिन, हॉस्टल में मेडिसिन ट्रैक करने के लिए कौन सी रजिस्टर रखी जाती है? ऑप्शन है हमारे लॉग बुक, मेडिकल रजिस्टर, स्टॉक फाइल और अटेंडेंस रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेडिकल रजिस्टर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेडिकल रजिस्टर। मेडिकल ट्रैक रखने के लिए मेडिकल रजिस्टर हॉस्टल्स में रखे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है? अंडर एनसीपीसीआर कंप्लेंट्स कैन बी मेड रिगार्डिंग, एनसीपीसीआर में शिकायत किस बारे में की जाती है? ऑप्शन है ओनली एजुकेशन, ओनली हेल्थ, वायलेंस ऑफ चाइल्ड राइट्स, एम्प्लॉयमेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायलेंस ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वायलेंस ऑफ चाइल्ड राइट। यानी कि एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अनुसार बच्चों के अधिकार का उल्लंघन वायलेंस ऑफ चाइल्ड राइट जैसे शोषण, हिंसा, उपेक्षा, भेदभाव आदि में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ वार्डन, कौन सा वार्डन का काम नहीं है? ऑप्शन है सेफ्टी, टीचिंग कैरिकुलम, रिकॉर्ड कीपिंग और डिसिप्लिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीचिंग कैरिकुलम। वार्डन का जो है टीचिंग कैरिकुलम का काम नहीं है, बाकी सेफ्टी, रिकॉर्ड कीपिंग और डिसिप्लिन बनाए रखना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 क्या कह रहा है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है? ऑप्शन है अंडर 1 डेथ, अंडर 5 डेथ, अंडर 10 डेथ, ऑल डेथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडर 5 डेथ, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर को दर्शाता है, यानी प्रति 1000 जीवित जन्म पर अंडर 5 डेथ जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रेफर करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। अंडर पॉक्सो एविडेंस रिकॉर्डिंग शुड बी, यानी कि पॉक्सो में एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है हार्श, चाइल्ड फ्रेंडली, पब्लिक और डिलेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाइल्ड फ्रेंडली, यानी कि पॉक्सो में जो है पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? बच्चों के बयान में साक्ष्य रिकॉर्डिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में, ताकि बच्चा डर या दबाव ना महसूस कर सके। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 क्वेश्चन कह रहा है हमारे यहाँ पे 36 है, विच एक्ट डील्स विथ कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा किस कानून में है? ऑप्शन है पॉक्सो, आरटी, लेबर एक्ट और आईटीपीए। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आरटी एक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सुनिश्चित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट मेल मिनिमम एज इज, लड़के की न्यूनतम विवाह की आयु क्या होगी? तो लड़के की न्यूनतम विवाह की आयु 21 वर्ष होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। लड़की की क्या होती है? 18 वर्ष। और लड़के की कितनी होती है? 21 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन इन्वेंट्री ईओक्यू मीन्स, ईओक्यू का अर्थ इन्वेंट्री में क्या होता है? ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एस्टिमेट ऑर्डर क्वांटिटी, एग्जैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी और एक्सटर्नल ऑर्डर क्वांटिटी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। का मतलब है ऐसी आदर्श मात्रा जिसमें जो है ऑर्डर देने की कुल लागत सबसे कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। 39 क्वेश्चन है हमारा, विच अथॉरिटी हैंडल्स नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, उपेक्षित बच्चों को कौन संभालता है? ऑप्शन है पुलिस, CWC, कोर्ट और स्कूल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उपेक्षित बच्चों को जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है संभालता है। उपेक्षित यानी कि असहाय जरूरतमंद बच्चे जिनको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको संभालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। हॉस्टल क्लीननेस इंश्योर हॉस्टल की सफाई क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन है डिसिप्लिन, हेल्थ एंड हाइजीन, फाइनेंस और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेल्थ एंड हाइजीन। हॉस्टल की सफाई जो है हेल्थ और हाइजीन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव का आपका पैटर्न कैसे आता है। इस तरह से आपका पैटर्न आता है डिस्क्रिप्टिव का 60 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और इस तरह से आएगा और हम क्वेश्चन को नंबर वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव के पेपर का क्वेश्चन और सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर पॉक्सो एक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हॉस्टल अथॉरिटीज। यानी पॉक्सो अधिनियम में अनिवार्य रिपोर्टिंग की भूमिका और छात्रावास अधिकारियों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें पॉक्सो अधिनियम में अनिवार्य रिपोर्टिंग के बारे में भी बताना है और छात्रावास में अधिकारियों पर इसके प्रभाव की चर्चा के बारे में। तो देखिए आंसर हम कैसे लिखेंगे। मैंने बार बार आपको कहा है कि आंसर लिखने के लिए आप पहले इंट्रोडक्शन जरूर लिखो, फिर 4-5 पैराग्राफ लिखो और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। हो सके तो डायग्राम भी लिखो, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड स्पेस आपको मिल रहा है आंसर लिखने के लिए। तो आप कोशिश करो कि फालतू की चीज़ें को आंसर में ना लिखें, टू द पॉइंट्स आंसर को लिखें और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और पैराग्राफ पॉइंट्स जरूर लिखें। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। The POCSO Act 2012 is a special law aimed to protecting children from sexual offense. Section 19 of the Act makes it mandatory report any such offense. POCSO अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इसकी धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए अपराध की सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट्स इसमें क्या आ गया, मैंडेटरी रिपोर्टिंग प्रोविजन यानी कि अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान। इसके तहत जो है एवरी पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस मस्ट बी रिपोर्ट टू पुलिस और अथॉरिटीज़। किसी भी व्यक्ति को यदि बाल यौन अपराध की जानकारी है तो उसे तुरंत पुलिस को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। फिर क्या है इसमें, पेनल्टी ऑफ नॉन रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट ना करने पर दंड। ठीक है, सेक्शन 21 जो है, सेक्शन 21 प्रोवाइड्स, सेक्शन 21 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर फेल्यूर रिपोर्ट टू सच ऑफेंस। धारा 21 के तहत रिपोर्ट न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर आपको सेक्सुअल ऑफेंस की जानकारी है और आप जो है इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको जो है धारा 21 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। थर्ड पॉइंट है अर्ली इंटरवेंशन एंड चाइल्ड सेफ्टी यानी शीघ्र हस्तक्षेप और सुरक्षा। मैंडेटरी रिपोर्टिंग इंश्योर टाइमली एक्शन एंड प्रिवेंट फर्दर अब्यूज। यह प्रावधान समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है और आगे होने वाले शोषण को रोकता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्टल अथॉरिटीज। छात्रावास में अधिकारियों की जिम्मेदारी, यानी कि हॉस्टल वार्डन मस्ट मॉनिटर स्टूडेंट, आइडेंटिफाई स्पीसीज बिहेवियर एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। हॉस्टल वार्डन को छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और संदिग्ध मामलों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, कॉन्फिडेंशियली ऑफ विक्टिम, पीड़ित की गोपनीयता। सेक्शन 23 इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड। धारा 23 के अनुसार बच्चे की पहचान को गुप्त रखना अनिवार्य है। यानी कि देखिए आपको लिमिटेड स्पेस मिल रहा है और 4 नंबर के क्वेश्चन में मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि आप कितना आंसर लिखोगे, ये क्वेश्चन के नंबरिंग पे डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है इसका, मैंडेटरी रिपोर्टिंग इज अ सर्कुलर मैकेनिज्म अंडर पॉक्सो दैट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग बच्चों की सुरक्षा और संस्थान की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इस तरह से जो है आप अपने आंसर को लिख सकते हो कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने में बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है पॉक्सो एक्ट 2012 और इस कानून की खास बात है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। ठीक है, अनिवार्य रिपोर्टिंग और बच्चों की इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधियों को सजा दिलाना, डर और रोकथाम, जिम्मेदारी तय करना और इसमें हॉस्टल वार्डन पर इसका क्या प्रभाव होगा उसमें आप लिख सकते हो कि कानूनी जिम्मेदारी, यानी कि वार्डन के लिए रिपोर्ट करना ड्यूटी है, रिपोर्ट
नहीं करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। जैसे ही बच्चे से शिकायत मिले तुरंत पुलिस या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताना। बच्चे की पहचान छुपाना और उसे डर या चुप कराना गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं और निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉक्सो एक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाता है और हॉस्टल अधिकारी को जिम्मेदार बनाता है। इसलिए हर वार्डन और स्टाफ को इस नियम का पालन करना, ताकि जो है बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इतना आंसर आप लिख दोगे तो आपका जो है आंसर एकदम परफेक्ट और सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनालाइज द लीगल कंस्ट्रक्शंस ऑफ चाइल्ड मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के कानूनी परिणामों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन होगा, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 was intended to prevent child marriage and protect the right of minors. It defines a child as a female below 18 years and a male below 21 years. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें लड़की की 18 वर्ष से कम और लड़के के 21 वर्ष से कम विवाह को चाइल्ड मैरिज माना गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया कानून है और लड़के की 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़के का उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र में दोनों की शादी होती है तो वह विवाह जो है बाल विवाह में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है इसमें वॉइडेबल नेचर ऑफ मैरिज, यानी विवाह रद्द करने योग्य होना। और चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज अ चाइल्ड एट द मैरिज टाइम, ठीक है। बाल विवाह स्वतः अवैध नहीं होता बल्कि पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वॉइड मैरिज नहीं होता, पूरी तरह अवैध नहीं होता। कुछ मामलों में कुछ स्थितियों में बाल विवाह जो है पूरी तरह अवैध माना जाता है, नहीं तो ये वॉइडेबल माना जाता है, रद्द करने योग्य माना जाता है। मतलब पीड़ित पक्ष जिसकी शादी हुई है वो 2 साल तक इसके लिए कोर्ट में आवेदन करता है तो उस विवाह को जो है रद्द किया जाता है। और कुछ मामलों में विवाह को अवैध माना जाता है, जैसे अपहरण करके शादी कराना और जबरदस्ती या धोखे से शादी कराना। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट ऑफ एनलुमेंट, निरस्तीकरण की सीमा। वही मैंने बोला विवाह रद्द कराने वाला। द पटिशन कैन फिल 2 years ऑफ द अटेंडिंग मेजोरिटी। बालिग होने के बाद 2 वर्ष के भीतर विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कि नाबालिग में आपकी शादी हो गई तो 2 वर्ष के भीतर जो है बालिग होने पर आप विवाह को रद्द करा सकते हैं। फिर पॉइंट थर्ड क्या कह रहा है, पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंडर्स, दोषियों के लिए दंड। दोज हु परफॉर्म, प्रमोट एंड परमिट चाइल्ड मैरिज कैन फेस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। बाल विवाह करवाने वाले, प्रोत्साहित करने या अनुमति देने वाले को कारावास और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, मेंटेन्स एंड कस्टडी, भरण पोषण और अभिरक्षा। द कोर्ट में ऑर्डर मेंटेन्स फॉर द फीमेल एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम सच अ मैरिज। अदालत लड़की के लिए भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का आदेश दे सकती है, ठीक है। रोल ऑफ अथॉरिटीज, यानी अधिकारियों की भूमिका। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कैन प्रिवेंट एंड रिपोर्ट सच एज मैरिज, यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है बाल विवाह को रोकने और रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह से हम क्या पॉइंट्स में इसका लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाल विवाह के इसका निष्कर्ष लिखेंगे। हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष होगा, The Act provides legal remedies and punishment mechanism to eliminate child girl and protect minors. यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रभावी कानूनी उपाय प्रदान करता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह कानून बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे। आप इसमें डायग्राम बना के भी पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हो, जैसे बाल विवाह रोकने के कानूनी परिणाम। हम ऐसे ना एक सर्कल या फिर एक स्क्वायर बना देंगे, इसमें लिख देंगे बाल विवाह रोकने के लिए कानूनी परिणाम, वैसे लिख देंगे। फिर इसको एज ए पार्टीशन में पार्ट्स में कर देंगे और लिख सकते हैं ना, पहला लिख सकते हैं सामाजिक और शारीरिक नुकसान, कानूनी कार्रवाई का डर, कोर्ट की भूमिका, हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी। ऐसे करके पॉइंट्स बना के हम इसमें ड्राइंग भी लिख सकते हैं। इससे जो है पेपर का इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक्सप्लेन हाउ द RT एक्ट 2009
ensure inclusivity and equal access to education for डिसएडवांटेज ग्रुप। आरटी अधिनियम 2009 वंचित वर्गों के लिए समान शिक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A of children aged 6 to 14 years. It aims to provide inclusive and equitable education। ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जिसका उद्देश्य समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। कहने का मतलब है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को जो है उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। खास बात यह है कि यह कानून सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सभी बच्चों को बराबरी का मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने पर जोर देता है, खासकर वंचित डिसएडवांटेज वर्गों के लिए। ठीक है। डिसएडवांटेज वर्ग का कहने का मतलब है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, दिव्यांग डिजेबल बच्चे हैं, लड़कियां हैं और दूर दराज या जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे हैं। ठीक है। अब इसका हम पॉइंट देखेंगे। देखिए कैसे। पहला पॉइंट है हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नो चाइल्ड शैल बी चार्ज एनी फी इंश्योरिंग एक्सेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिससे गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल सके। ठीक है। सबसे पहला इसमें यही है कि किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेना है, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, किताब, यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल। निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण। प्राइवेट अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व सीट फॉर ईडब्ल्यूएस एंड डिसएडवांटेज ग्रुपेज। निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीटें आरक्षित। कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट जो है वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। इससे गरीब बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है और वो अच्छे स्कूल में सारे बच्चों के साथ बैठ के बिना भेदभाव के मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव रहित शिक्षा। चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बेस्ड ऑन अ कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। सभी बच्चों को बराबर सम्मान मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यानी कि बाल अनुकूलन वातावरण। कहने का अर्थ है कि द एक्ट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। यह कानून शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंध करता है, यानी बच्चे को मार के, पीट के, डरा के, जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। किसी सजा के दंड के रूप में बच्चे को मार नहीं सकते, मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित है। चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, बाल अनुकूलन वातावरण बच्चों को देना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, बुनियादी ढांचा और गुणवत्ता। स्कूल मस्ट बी मीट नॉर्म्स रिलेटेड टू क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड टीचर्स। विद्यालय में कक्षाएं, शौचालय, पानी और शिक्षक जैसी सुविधाएं अनिवार्य है। मतलब कि ये क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टैंडर्ड देता है, जिससे जो है बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो, स्कूल में शिक्षक मौजूद हो, टॉयलेट मौजूद हो, क्लासरूम्स हो, पानी पीने की सुविधाएं हो, ये सारी स्कूल में होना अनिवार्य है। ठीक। अब हम लास्ट में देखिए इसका कंक्लूजन लिखेंगे, यानी निष्कर्ष। आप हर क्वेश्चन में निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। द आरटीई एक्ट प्रमोट्स इक्वालिटी, inclusivity and universal access to education, especially for disadvantaged children। यानी कि आरटी अधिनियम शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देता है और साथ ही सभी बच्चों को अवसर सुनिश्चित करता है। ये भी लिख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 न केवल शिक्षा देता है बल्कि हर बच्चे को बराबरी का अधिकार और अवसर देता है। यह कानून समाज में समानता यानी इक्वेलिटी और समावेशन यानी कि इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ अ पॉक्सो एक्ट इन हैंडलिंग केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। यानी संस्थागत वातावरण में बाल यौन शोषण मामलों में पॉक्सो अधिनियम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। ठीक है। तो देखिए पहले हम कैसे लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में होगा हमारा The POCSO Act 2010 is comprehensive law designed to address child sexual abuse with the strict provision and child-friendly procedure, especially relevant institutional
सेटिंग्स लाइक हॉस्टल एंड स्कूल। पॉक्सो अधिनियम 2012 बाल यौन शोषण से निपटने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है जो विशेष रूप से स्कूल और छात्रावास जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है कि पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। यह स्कूल, हॉस्टल, आश्रम जैसे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग यानी संस्थागत वातावरण में बच्चों को सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स का मतलब हो गया हॉस्टल यानी कि ईएमआरएस, स्कूल्स, अनाथालय, बाल गृह। यहाँ बच्चे स्टाफ और अधिकारियों के अधीन रहते हैं, इसलिए सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे पॉइंट्स। ठीक है, पैराग्राफ या पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स हमारा हो गया क्लियर डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंस यानी अपराधों की स्पष्ट परिभाषा। द एक्ट डिफाइंस वेरियस ऑफेंस लाइक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ठीक है, इसमें यौन अपराध जैसे असॉल्ट, हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है कि पॉक्सो में हर एक प्रकार के यौन अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषा है और सख्त सजा का प्रावधान है। इससे अपराधियों में डर पैदा होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग यानी कि अनिवार्य रिपोर्टिंग। सेक्शन 19 इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन मस्ट रिपोर्ट एनी ऑफेंस इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी यानी धारा 19 के तहत संस्थानों को अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य है जिसमें जवाबदेही बढ़ती है। कहने का मतलब है कि हर अधिकारी, वार्डन, टीचर के लिए रिपोर्ट करना जरूरी है। इससे केस छुप नहीं पाते और अगर आपको सेक्सुअल ऑफेंस की जानकारी है और आप जो है इसकी सूचना पुलिस या अधिकारी या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को नहीं देते हैं तो आप भी सजा के भागीदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर यानी कि बाल अनुकूलन प्रक्रिया। हम लोग इसी क्वेश्चन के पॉइंट को कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड इन अ सेफ एनवायरनमेंट रिड्यूस ट्रॉमा। बच्चों के बयान को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में लिया जाता है ताकि मानसिक दबाव कम हो। कहने का मतलब है कि बच्चे का बयान जो है आरामदायक माहौल में लिया जाता है और बार बार पूछताछ से बचाया जाता है जिससे कि बच्चे का मानसिक दबाव कम हो और वो खुल के सारी बातें को सही सही बता सकें। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीड ट्रायल्स यानी कि त्वरित न्याय। स्पेशल कोर्ट्स इंश्योर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। विशेष अदालतों में मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करती है। पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालतें यानी स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जिसमें मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाता है विदिन 1 ईयर और 6 मंथ। ठीक है, चैलेंज और इसके चैलेंज क्या क्या है देखिए। इसके चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस, अंडर रिपोर्टिंग एंड सोशल सिग्मा रिड्यूस इफेक्टिवनेस यानी कि जागरूकता की कमी, रिपोर्टिंग में देरी और सामाजिक दबाव इसकी प्रभावशीलता की प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं यानी कई बार बच्चे डर या शर्म या किसी कारण से नहीं बताते, खासकर जब आरोपी संस्थान के अंदर व्यक्ति हो। ठीक है, और इसमें जागरूकता की कमी होती है। कई वार्डन स्टाफ को कानून की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, इसलिए समय समय पे कार्रवाई नहीं होती। साथ में कभी कभी संस्था या अपनी छवि बचाने के लिए मामले छुपाने की कोशिश की जाती है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। POCSO Act is a highly effective institutional safety, but its success depends on awareness, strict implementation and responsible authority. POCSO अधिनियम संस्थानों में सुरक्षा के लिए प्रभावी है, लेकिन इसकी सफलता सही क्रियान्वयन और जागरूकता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि पॉक्सो एक्ट संस्थागत वातावरण में बच्चों के लिए सुरक्षा बहुत प्रभावी कानून है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सही समय पर रिपोर्टिंग हो, अधिकारियों को सही जानकारी हो और नियमों को ईमानदारी से पालन किया जाए। ठीक है, यानी कि पॉक्सो एक्ट मजबूत है लेकिन इफेक्टिवनेस ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्टल वार्डन इन मेंटेनिंग कॉम्प्लायंस विद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। बाल संरक्षण कानूनों में अनुपालन में हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखेंगे। A hostel warden plays a circular role in ensuring that all child protection laws such as POCSO Act, RT Act, Child Labor Act and Child Marriage Act are properly implemented within a hostel। ठीक है, कहने का मतलब है कि हॉस्टल वार्डन छात्रावास में पॉक्सो एक्ट, आरटी एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट जैसे बाल संरक्षण कानूनों का पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि भारत में बच्चों से जुड़े कई कानून हैं जैसे कि पॉक्सो एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
तो बाल संरक्षण कानूनों को पालन को सुनिश्चित करने में ये सारे कानून जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस कानून का सही पालन कॉम्प्लीमेंस करना वार्डन की जिम्मेदारी होती है, और इसी के बारे में इस क्वेश्चंस में हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए हम क्या लिखेंगे, इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, यानी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, द वार्डन मस्ट क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट एनी इनफॉर्म ऑफ अब्यूज, यानी वार्डन को सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकना चाहिए। यानी कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर पॉक्सो, पॉक्सो के तहत जो है रिपोर्टिंग एनी सब्सिजन और केस अब्यूज मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, सेक्शन 19, किसी भी संदिग्ध घटना की तुरंत रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। पहले तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी कि वार्डन को सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए या किसी भी प्रकार के शोषण से रोकना चाहिए, यानी कि हॉस्टल में बच्चों को शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा देना, किसी भी प्रकार के शोषण और हिंसा को रोकना। साथ में मैंडेटरी रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी मिले तो तुरंत रिपोर्ट करना पॉक्सो के तहत, और रिपोर्ट न करने पर खुद भी दोषी माना जाना इसमें है। ठीक है, इस कानून के तहत है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको रिपोर्ट की जानकारी है, तो आप खुद भी दोषी माने जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस, विजिटर रजिस्टर, इंसिडेंट लॉग बुक, उपस्थित विजिटर रजिस्टर और लॉग बुक का सही रख रखाव, यानी कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट हॉस्टल में जो है बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का बच्चों की जानकारी और घटनाओं और शिकायतों को रिकॉर्ड रखना यह कानूनी प्रक्रिया में मदद करती है। ठीक है, साथ ही प्रॉपर मैनेजमेंट को भी दर्शाती है, आपके पारदर्शिता को भी दर्शाती है, अकाउंटेबिलिटी को भी दर्शाती है। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जेंडर सेंसिटिविटी, यानी लैंगिक संवेदनशीलता, इंश्योर सेपरेट अकोमोडेशन एंड प्राइवेसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था और गोपनीयता सुनिश्चित। जैसा मैंने बताया था, सेग्रीगेशन जो है लड़के और लड़कियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था करना, जिससे कि गोपनीयता और प्राइवेसी बनी रहे। साथ में अवेयरनेस एंड काउंसलिंग, जागरूकता और परामर्श, एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट देयर राइट एंड इनकरेज द रिपोर्टिंग फ्रॉम इशू, यानी छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और समस्याओं के रिपोर्टिंग के लिए प्रेरित करना। छात्रों को जो है सारे बच्चों से सुरक्षित जुड़े जो भी कानून है उसके बारे में उनको जागरूक करना और समस्याओं की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेरित करना भी हॉस्टल वार्डन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक, अब लास्ट में हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कंक्लूजन, और रिस्पॉन्सिबल वार्डन इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस एंड क्रिएट्स अ सेफ डिसिप्लिन ऑफ एंड चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यानी कि एक जिम्मेदार वार्डन कानून का पालन सुनिश्चित करता है और सुरक्षित और अनुशासित तथा बाल अनुकूलन वातावरण प्रदान करता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, बल्कि बच्चों का संरक्षण प्रोटेक्टर होता है, और सभी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ का पालन करके वह बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है और उसके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड लेबर अमेंडेड एक्ट 2016 इन प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों के शोषण को रोकने में कितना महत्वपूर्ण है, समझाइए। अब हमको इसके बारे में लिखना है, बाल श्रम अमेंडेड एक्ट 2016 इतनी संशोधन में। ठीक है, तो इसका परिचय हम लिखेंगे कैसे, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडेड एक्ट 2016 वाज inserted to strengthen the earlier law of 1986 and ensure better protection of child from economic exploitation, यानी बाल श्रम निषेध और विनियन अधिनियम 1986 में संशोधन कर 2016 में इसे सख्त बनाया गया ताकि बच्चों को आर्थिक शोषण से बेहतर सुरक्षा मिल सके। कहने का मतलब है कि चाइल्ड लेबर अमेंडेड एक्ट जो है 2016 बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शोषण एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाना है, और यह कानून पहले चाइल्ड लेबर एक्ट को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक्ट क्या होता है, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि जब छोटे बच्चों को किसी उनकी उम्र के अनुसार गलत या खतरनाक काम कराया जाए और उसे बाल श्रम चाइल्ड लेबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स में आ जाते हैं। पहला पॉइंट है क्या, कंप्लीट बैन ऑफ चिल्ड्रन लेबर बिलो 14, यानी 14 वर्ष से कम आयु पर पूर्ण प्रतिबंध। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड इन ऑल ऑक्यूपेशन एक्सपेक्ट फैमिली इंटरप्राइजेज आफ्टर स्कूल आवर्स। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी कार्य में काम करना प्रतिबंधित है, सिवाय पारिवारिक कार्यों में, वह भी स्कूल के बाद।
यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी तरह रोक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाना गैर कानूनी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ वो घर के कामों में मदद कर सकते हैं, वो भी उनके स्कूल के बाद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ एडोलसेंस कैटेगरी, किशोर श्रेणी यानी 14 से 18 वर्ष। एडोलेसेंट्स आर अलाउड टू वर्क बट नॉट हैजार्ड्स ऑक्यूपेशन। 14 से 18 वर्ष के किशोर काम कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक उद्योगों में नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस उम्र के बच्चे जो एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं वो हजार्डस जॉब में काम नहीं कराया जा सकता, जैसे कि फैक्ट्री, कारखाना, ये सब। उसके बाद जो है आपका फोर्थ है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कठोर दंड। एम्प्लॉयर वॉलेटिंग द लॉ ऑफ फेस इम्प्राइजमेंट एंड हैवी फाइन्स। कानून का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं को कारावास और भारी जुर्माना हो सकता है, यानी कि बाल श्रम कराने वालों के लिए जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर जोर, यानी कि द एक्ट सपोर्ट एजुकेशन बाय प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एंटरिंग द वर्क फोर्स अर्ली। यह कानून बच्चों को शिक्षा से वंचित होने से बचाता है और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है। फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे रिवेलेंस फॉर हॉस्टल, छात्रावास का में महत्व, यानी कि हॉस्टल अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर फॉर नो चाइल्ड इज एंगेज इन अ लेबर एंड रिपोर्ट वायलेंस। हॉस्टल वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई बच्चा श्रम में संलग्न ना हो और उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करे। ठीक है, अब लास्ट में हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, द एक्ट प्लेज एन अ सर्कुलर the act plays an a circular the act play an a circular role in eliminating child labor and promoting education and dignity of children। यह अधिनियम बाल श्रम को समाप्त करने और बच्चों के सम्मान व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी लिख सकते हैं कि द चाइल्ड लेबर एक्ट अमेंडेड एक्ट 2016 बच्चों को शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका सफलता इस पर निर्भर करती है कि कानून का सही पालन हो और समाज जागरूक बने। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, लॉग बुक, स्टॉक, रजिस्टर, अटेंडेंस इन अ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। छात्रावास प्रशासन में रिकॉर्ड प्रबंधन, लॉग बुक, स्टॉक, रजिस्टर, उपस्थिति के महत्व का विश्लेषण करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज अ की component of effective hostel administration. It ensure transparency, accountability and smooth functioning of daily operation। यानी कि सही रिकॉर्ड प्रबंधन छात्रावास प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुचारू और संचालन सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि हॉस्टल प्रशासन में हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए रिकॉर्ड, लॉग बुक, स्टॉक रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर सही मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सभी दस्तावेज हॉस्टल प्रबंधन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसका लिखेंगे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जवाबदेही और पारदर्शिता। ठीक है, तो जवाबदेही और पारदर्शिता का मतलब है मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प ट्रैक ऑल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंट मिस यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिकॉर्ड रखने से सभी गतिविधियों पर निगरानी रहती है और संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है, फिर हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि लॉग बुक्स एंड अटेंडेंस रजिस्टर हेल्प मॉनिटर एंट्री, एग्जिट एंड स्टूडेंट प्रेजेंस। यानी कि लॉग बुक और उपस्थित रजिस्टर से छात्रों की उपस्थिति और आने जाने की जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल यानी संसाधन नियंत्रण। स्टॉक रजिस्टर हेल्प इन मैनेजिंग फूड, मेडिसिन एंड हॉस्टल सप्लाईज इफिशिएंटली। यानी कि स्टॉक रजिस्टर भोजन, दवाइयाँ और अन्य सामग्रियों का सही प्रबंधन करने में मदद करता है। 5 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, लीगल कॉम्प्लायंस यानी कि कानूनी अनुपालन। प्रॉपर रिकॉर्ड एक्ट्स एविडेंस इन अ केस, इंस्पेक्शन और लीगल इश्यूज। यानी कि सही रिकॉर्ड निरीक्षण या कानूनी मामलों में प्रमाण के रूप में काम करते हैं। ठीक है, फिर हम फिफ्थ क्या लिख सकते हैं पॉइंट इसमें, बेहतर नियंत्रण यानी बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्रूविंग हॉस्टल मैनेजमेंट। सही रिकॉर्ड भविष्य की योजना और प्रबंधन सुधार में मदद करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंसी
एंड सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। उचित रिकॉर्ड प्रबंधन छात्रावास में दक्षता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, हम कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि हॉस्टल प्रशासन में रिकॉर्डिंग, लॉग बुक, स्टॉक और अटेंडेंस रजिस्टर सिर्फ कागजी काम नहीं बल्कि सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन का आधार है। ठीक, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस द रोल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC इन सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन इन नीड टू केयर प्रोटेक्शन, यानी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC its statutory body constitute under the General Justice Framework to ensure care, protection and rehabilitation for children in need, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक वैधानिक निकाय है जो जेन्युइन जस्टिस कानून के तहत गठित किया जाता है और जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि CWC क्या है, एक वैधानिक संस्था है जो बच्चों के देखभाल और संरक्षण, केयर, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है और जेन्युइन जस्टिस एक्ट 2015 के तहत कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की मदद करना है जो अनाथ है, बेसहारा है या शोषण या खतरे में है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके पॉइंट्स को क्या लिखेंगे। तो पहला पॉइंट से इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड, बच्चों की पहचान। CWC आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन हु हैज एबंडेंट अब्यूज एट अ रिस्क। CWC ऐसे बच्चों की पहचान करता है जो पर्याप्त शोषित या जोखिम होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा केयर प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी देखभाल और संरक्षण के आदेश। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर एंड सेफ्टी, यानी कि ये जो है यह बच्चों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। बच्चों को खतरनाक या असुरक्षित स्थिति से निकालकर सुरक्षित जगह पर रखने का भी आदेश देता है, जैसे कि शेल्टर होम, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये सब। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन ऑफ सोशल रेनिग्रेशन, यानी पुनर्वास और पुनर्सामाजिकरण। CWC इंश्योर रिहेबिलिटेशन थ्रू एजुकेशन, काउंसलिंग एंड फैमिली रेनिग्रेशन, यानी कि CWC शिक्षा, परामर्श और परिवार को पुनः जोड़ने में के माध्यम से पुनर्वास कराता है, यानी उस बच्चों को उसके परिवार से मिलाना, अगर सुरक्षित हो, या किसी सुरक्षित संस्था में रखना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लीगल अथॉरिटी, यानी कि कानूनी अधिकार। CWC हैज़ द पावर ऑफ सिमिलर टू अ जुडिशियल बॉडी टू पास अ ऑर्डर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। CWC के पास न्यायिक अधिकार होते हैं, यह बच्चों के हित में निर्णय ले सकता है। ठीक, यानी कि इसके पास न्यायिक अधिकार होता है, ये बच्चों के हित में कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसमें निर्णय ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रोल इन अ हॉस्टल कॉन्टेक्स्ट, यानी छात्रावास में भूमिका। हॉस्टल वार्डन मस्ट रिपोर्ट वनरेबल चिल्ड्रन टू CWC फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। हॉस्टल वार्डन को जरूरतमंद बच्चों की जानकारी CWC को देनी चाहिए ताकि उनकी सहायता मिल सके। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, CWC play a vital role in protecting vulnerable children and ensuring their overall development and safety। CWC बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर जरूरतमंद बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और एक बेहतर जीवन मिल सके। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, एक्सप्लेन हाउ जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी इन हॉस्टल। छात्रावास में जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है। तो चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन टू इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्टल। जेंडर सेंसिटिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य है ऐसी व्यवस्थाओं से है जो छात्रावास में लड़के और लड़कियों की सुरक्षा, गरिमा और गोपनीयता को सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब है कि हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा केवल नियमों से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक सुविधाओं से भी सुनिश्चित होती है। और जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हॉस्टल का जो ढांचा जो लड़के और लड़कियों की ज़रूरतों को समझे और उनकी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दे। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे पॉइंट 1। इसका पॉइंट 1 होगा सेपरेट एकोमोडेशन, यानी अलग आवास व्यवस्था। ठीक है, सेपरेट हॉस्टल और विंग्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स प्रिवेंट रिस्क
ऑफ हरासमेंट। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग आवास शोषण और असुरक्षा के जोखिम को कम करता है। कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, अंदर से लॉक की सुविधा, इससे प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों मिलती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्राइवेसी एंड डिग्निटी, यानी गोपनीयता और गरिमा। सेपरेट टॉयलेट्स, बाथरूम एंड लिविंग एरियाज इंश्योर डिग्निटी, यानी अगर शौचालय, स्नानघर और रहने की व्यवस्था अलग हो तो गरिमा बनी रहती है। लड़के और लड़कियों की जो है सब कुछ अलग होना, टॉयलेट्स अलग हो, लॉक हो अंदर से, और स्नानघर वगैरह रहने की व्यवस्था अलग हो तो प्राइवेसी जो है बनी रहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब है कि सीसीटीवी सर्वाइलेंस, प्रॉपर लाइटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग एंट्री एनहेंस सेफ्टी, यानी सुरक्षा उपाय में सीसीटीवी, उचित रोशनी और नियंत्रित प्रवेश में सुरक्षा बढ़ती है। कहने का मतलब है कि एंट्री गेट में, कॉरिडोर आदि में सीसीटीवी, लेकिन प्राइवेट जगह, बाथरूम और रूम में नहीं। सुरक्षा और गोपनीयता दोनों, इससे संतुलन बना रहता है। फोर्थ पॉइंट इसका लिखेंगे, फीमेल स्टाफ प्रेजेंस, यानी कि महिला स्टाफ की उपस्थिति। अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल वार्डन ऑफ अ स्टाफ प्रोवाइड कंफर्ट एंड ट्रस्ट फॉर गर्ल, यानी महिला वार्डन की या स्टाफ की उपस्थिति से छात्राओं में सुरक्षा और विश्वास बढ़ता है। ठीक है। यानी कि अगर महिला स्टाफ और वार्डन की उपस्थिति होती है तो लड़कियों में जो है डर कम रहता है, विश्वास उनका बढ़ता है महिलाओं के प्रति। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लीगल कॉम्प्लियंस, यानी कानूनी अनुपालन। सच अ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कॉम्प्लियंस विद द लॉज विद लाइक पॉक्सो एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन नॉर्म्स, यह व्यवस्था पॉक्सो जैसे कानून का पालन में भी सहायक होती है। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था जो है पॉक्सो जैसे कानून के लिए सहायक होती है। लास्ट में हम लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इंक्लूसिव हॉस्टल इन्वायरमेंट, यानी जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर छात्रावास में सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। ये भी लिख सकते हैं कि जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह न केवल बच्चे को सुरक्षित रखता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और एक सम्मानजनक वातावरण तैयार करता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, Examine the provision of a criminal law amended Act 2013 related to the protection of women and children। क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 के प्रावधानों का महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में विश्लेषण करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 वाज इंस्टेटेड आफ्टर द निर्भया केस टू स्ट्रेंथन लॉज रिलेटेड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एंड इम्प्रूव प्रोटेक्शन फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट जो है 2013 निर्भया कांड के बाद लगाया गया, जो 2012 में दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। उसके बाद 2013 निर्भया कांड के बाद ये लगाया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और कानूनों को सख्त बनाना था। ठीक है। यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 12 के निर्भया केस के बाद लाया गया महत्वपूर्ण संशोधन है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को यौन अपराधों और सुरक्षा देना और अपराधियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करना है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट्स में पहले हम लिखेंगे न्यू ऑफेंस इंट्रोड्यूस, यानी नए अपराधों की परिभाषा। द एक्ट इंट्रोड्यूस ऑफेंस लाइक स्टॉकिंग सेक्शन 354D, वोकरिज्म यानी सेक्शन 354A और एसिड अटैक 326 से 326 भी। इस अधिनियम में स्टॉकिंग, वोकरिज्म और एसिड अटैक जैसे नए अपराधों को आईपीसी में जोड़ा गया। कहने का मतलब है कि ये इसमें नए अपराध जोड़े गए। स्टॉकिंग यानी कि पीछा करना, वोकरिज्म यानी कि छुप कर देखना या रिकॉर्ड करना, एसिड हमला, ये पहले से स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं थे। ठीक है। और इसमें क्या किया गया, सख्त सजा यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसमें लागू किया गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ रेप, बलात्कार की विस्तृत परिभाषा दी गई। द डेफिनेशन ऑफ रेप अंडर आईपीसी सेक्शन 375 वाज ब्रॉन्डेड, यानी कि आईपीसी धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कठोर दंड, पनिशमेंट वेयर इंसेंट इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी इन एक्सट्रीम केसेस, कठोर सजा का प्रावधान किया गया जिसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी दिए गए। ठीक है। कहने का मतलब है देखिए मैं दिखाती हूँ, ये थर्ड पॉइंट है हमारा।
स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और कठोर दंड। कहने का मतलब कि रेप और अन्य यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई और कुछ मामलों में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान दिया गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पुलिस की जिम्मेदारी यानी पुलिस अकाउंटेबिलिटी, यानी पुलिस मस्ट रजिस्टर एफआईआर्स इन अ सेक्सुअल ऑफेंस केस सेक्शन 166 ए आईपीसी, यानी पुलिस के लिए यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। ठीक है। पुलिस को जो है एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। एफआईआर दर्ज न करने पर भी पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे रिलेवेंस इन अ हॉस्टल कॉन्टेक्स्ट, छात्रावास में महत्व। हॉस्टल अथॉरिटीज मस्ट बी अवेयर फॉर दीज प्रोविजन एंड इंश्योर इमीडिएट रिपोर्टिंग एंड सेफ्टी मेजर। हॉस्टल वार्डन को इस प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है। अब हम इसमें कंक्लूजन देखिए क्या लिखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए, अब लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे और आपको आंसर इतना ही लिखना है जिससे आपका पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को सही तरह से डिफाइन भी कर सको। तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? द एक्ट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एंड इम्प्रूव जस्टिस डिलीवरी। यह अधिनियम यौन अपराधों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को मजबूत करता है और न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाता है। ये भी लिख सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि सही तरीके से लागू किया जाए और समाज में जागरूकता बढ़े। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर इन इंश्योरिंग चाइल्ड राइट्स, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की भूमिका बाल अधिकारों की सुरक्षा में समझाइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर इज स्टेटोरिटी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन of Child Right Act 2005 to ensure that the law or policy are aligned with the child rights। एनसीपीसीआर की एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एक्ट 2005 के तहत की गई है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। कहने का मतलब है कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर भारत में बाल अधिकारों की रक्षा और उनके पालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक संसदीय वैधानिक आयोग है। यह 2005 में कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों को अधिकारों की सुरक्षा करना और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बाल अधिकारों के पालन को सुनिश्चित करना। ठीक है। अब चलिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड लॉज, यानी कि कानूनों की निगरानी। एनसीपीसीआर मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लाइक पॉक्सो, आरटी एंड चाइल्ड लेबर एक्ट। एनसीपीसीआर जो है पॉक्सो, आरटी और बाल श्रम अधिनियम जैसे कानूनों का कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है। ये जो है हर कानून की निगरानी करता है कि पॉक्सो, आरटी, जेजे एक्ट और अन्य चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उल्लंघन होने पर सुधार के लिए सुझाव या नोटिस देना। ठीक। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें? इंक्वायरी इनटू वायलेंस, यानी अधिकारों के उल्लंघन की जांच। इट कैन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड राइट वायलेंस एंड टेक एक्शन, यानी यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉलिसी रिकमेंडेशन, यानी कि नीतिगत सुझाव। ठीक है। एनसीपीसीआर एडवाइज द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। यह सरकार को बाल कल्याण से संबंधित नीतियों का सुझाव देती है, यानी कि सरकार को बच्चों के हित में नीतियों और कानूनों में सुधार की सिफारिश करना, जैसे कि बाल श्रम, बाल विवाह, शोषण रोकने के उपाय, ये सब जो है देती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, यानी जागरूकता और वकालत। इट्स प्रमोट अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड राइट अमोस्ट इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। यह समाज और संस्थानों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाता है। ये क्या करता है? समाज और संस्थानों में बच्चे के माता पिता, अधिकारियों और उनके अधिकारों को कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है और स्कूल, हॉस्टल में, वर्कशॉप में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करके जो है लोगों में जागरूकता फैलाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? रिलेवेंस इन हॉस्टल, यानी छात्रावास में महत्व। हॉस्टल अथॉरिटीज मस्ट फॉलो गाइडलाइंस इशूड बाय एनसीपीसीआर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। हॉस्टल वार्डन को एनसीपीसीआर के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये लिखा हुआ है
NCPCR plays a vital role it in protecting, promoting and monitoring child rights in India. NCPCR भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण और निगरानी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय निगरानी और सलाह देने वाली संस्था है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे सुरक्षित और संरक्षित हो, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो और सरकार और संस्थान बच्चों के हित में काम करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अ पॉलिसी मेकिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अवधारणा और नीति निर्माण और इसके महत्व का विश्लेषण करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 per 1000 live birth. It is important indicator of a country's health and development status. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि CMR का अर्थ है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म। यह किसी देश के स्वास्थ्य और विकास का स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है। कहने का अर्थ है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या बाल मृत्यु दर हर मापदंड में वह बताता है जो किसी क्षेत्र में 0 से 5 साल के उम्र के बच्चे मर जाते हैं। आमतौर पर 1000 लाइव बर्थ के आधार पर मापा जाता है और यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समाज की समग्र भलाई का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि CMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रन अंडर 5 बाई टोटल लिव बर्थ इंटू 1000। ठीक है, ऐसे करके CMR निकालते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो इसका पहला पॉइंट होगा इंडिकेटर ऑफ हेल्थ सिस्टम, यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली का संकेतक। ठीक है, इसमें पहला क्या होगा, अ हाई CMR रिफ्लेक्ट पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड मेलन्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ सैनिटाइजेशन। उच्च CMR कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण और स्वच्छता की कमी को दर्शाता है। यानी कि जिस भी जगह का जो है CMR ऊंचा है वहाँ की जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है। कुपोषण, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, स्वच्छता की कमी है, बच्चों में टीकाकरण नहीं है, तो वो क्या दर्शाता है, उच्च CMR को दर्शाता है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, बेसिक ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण का आधार। गवर्नमेंट यूज CMR डाटा टू डिजाइन पॉलिसी लाइक इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सरकार CMR के आधार पर टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य योजनाएं बनाती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, CMR के आधार पर जो है किसी क्षेत्र में अस्पताल में टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की जरूरत को पूरा करती है। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोकस ऑन चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण पे ध्यान। यानी कि इट हेल्प आइडेंटिफाई वनरेबल ग्रुप एंड रीजन रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। यह कमजोर क्षेत्रों और समूहों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, इससे पता चलता है जिस एरिया में जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है वहाँ के एरिया के कमजोर जो है समूहों की पहचान होती है और सरकार वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होकर बच्चों की स्वास्थ्य योजनाएं, टीकाकरण और पोषण की कमी दूर करने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा लिंक विद द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि सामाजिक आर्थिक संबंध। CMR आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉवर्टी, एजुकेशन, एक्सेस टू द हेल्थ केयर। यह गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है ये गरीबी से भी जुड़ा हुआ है, एजुकेशन की कमी से भी जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रिलेवेंस इन अ हॉस्टल, छात्रावास में महत्व। हॉस्टल अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड मेडिकल केयर। हॉस्टल वार्डन को पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष। देखिए इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इसका निष्कर्ष होगा यानी कंक्लूजन, CMR इज अ सर्कुलर इंडिकेटर टू प्रोवाइड इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी एंड इंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी CMR बच्चों के स्वास्थ्य सुधार और प्रभावी नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो बच्चों के स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है और पॉलिसी मेकर्स इसे देखकर बच्चों की सुरक्षा, व्यवस्था और पोषण के लिए टारगेट नीतियां बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर हॉस्टल वार्डन शुड अडॉप्ट टू अवॉइड इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज अंडर पॉक्सो। पॉक्सो के तहत दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने के लिए हॉस्टल वार्डन को कौन कौन से निवारक उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हम कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन।
The POCSO Act 2012 emphasizes not only punishment but also prevention of child sexual abuse. Hostel warden play a key role in implementing preventing measures. यानी कि पॉस्को अधिनियम 2012 केवल दंड नहीं बल्कि यौन शोषण और की रोकथाम पर भी जोर देता है। इसमें हॉस्टल वार्डन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी होती है और हॉस्टल वार्डन को दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी जागरूकता और शिक्षा। कंडक्ट रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट चाइल्ड राइट एंड सेफ अनसेफ टच। छात्रों को गुड टच और बैड टच और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। तो सबसे ज़्यादा जो इसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? जागरूकता फैलाना, यानी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना और उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, यानी निगरानी और पर्यवेक्षण। इंश्योर कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ एक्टिविटीज, यानी छात्र और स्टाफ की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखना कि स्टाफ किसी बच्चे के साथ यौन शोषण तो नहीं कर रहा है या फिर छात्रों की गतिविधियों पे भी निगरानी रखने से पता चलेगा कि बच्चे गलत संगत में तो नहीं जा रहे, बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा, बच्चे से बाल श्रम तो नहीं कराया जा रहा। इन सब पे निगरानी रखना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सुरक्षित संरचना। इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज, प्रॉपर लाइटनिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री सिस्टम। सीसीटीवी, उचित रोशनी और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी हॉस्टल्स में सीसीटीवी लगाना और जो है नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था, विजिटर रजिस्टर, ये सब सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे मैंडेटरी रिपोर्टिंग, यानी कि अनिवार्य रिपोर्टिंग। इमीडिएटली रिपोर्ट एंड एनी सुपरविजन अंडर सेक्शन 19 ऑफ पॉस्को। धारा 19 के अनुसार किसी भी संदिग्ध घटना की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, धारा 19 के तहत जो है इनको किसी भी घटना का रिपोर्ट करना हॉस्टल वार्डन को अनिवार्य है। और धारा 21 के तहत अगर इसका रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो व्यक्ति सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में जान रहा है वो भी दंड और जुर्माना का भागीदार होता है। फिफ्थ पॉइंट होगा कंप्लेंट मैकेनिज्म, यानी शिकायत प्रणाली। प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंशियल एक्सेसिबल कंप्लेंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए सुरक्षित और गोपनीय शिकायत प्रणाली उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे हमने एक ग्रेवेंस बॉक्स रख दिया, उसमें लिख दिया कि बिना नाम लिखे अपनी शिकायत को बच्चे बता सकते हैं, तो बहुत बच्चे उसमें जो है अपनी शिकायत को बताएंगे। ठीक है, 6 लिख सकते हैं स्टाफ वेरिफिकेशन, स्टाफ सत्यापन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ टू प्रिवेंट रिस्क। स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराना, मतलब जो भी हम स्टाफ हॉस्टल्स में काम करने के लिए रख रहे हैं, खाना बनाने के लिए रख रहे हैं, क्लीननेस के लिए रख रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड जो है ज़रूर जांच करवाना पुलिस से। ठीक है, इससे जो है बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा बनी रहती है। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष। तो प्रिवेंटिव मेजर कंबाइंड विद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉक्सो इंश्योर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट इन अ हॉस्टल, यानी निवारक उपायों से पॉस्को का सही पालन से छात्रावास को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन की प्रिवेंटिव मेजर बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट का पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक फीफो एबीसी एनालिसिस इन हॉस्टल मैनेजमेंट। छात्रावास प्रबंधन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स फीफो एबीसी एनालिसिस के महत्व को समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं डिटेल में। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफिशिएंट यूज of resource like food, medicine and daily consumer. Techniques such as FIFO and ABC analysis help in a proper control and utilization. छात्रावास प्रबंधन में भोजन और दवाइयों को अन्य उपभोग वस्तुओं को सही उपयोग के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना आवश्यक है। फीफो और एबीसी एनालिसिस जैसी तकनीकें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है कि हॉस्टल प्रबंधन में सामान, भोजन, स्टेशनरी और अन्य सामान का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जैसे फीफो और एबीसी एनालिसिस अपनाई जाती है। यह कहने का मतलब रिसोर्स की बचत, वेस्ट को कम करना और बच्चों और स्टाफ की ज़रूरतों की समय पर पूरी करना। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके पॉइंट्स। तो इसका पहला पॉइंट होगा फीफो टेक्निक, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो पद्धति जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है ओल्डर स्टॉक इज यूज्ड फर्स्ट टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग एंड वेस्टेज। कहने का मतलब है कि पहले आए हुए सामान का पहले उपयोग किया जाता है जिससे खराब होने और बर्बादी को रोका जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सामान सबसे पहले आया हो उसे सबसे पहले उपयोग करना और स्पेशली फूड
फ्रीजेबल आइटम, मेडिसिन आदि के लिए, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पुराना सामान पहले इस्तेमाल होता है, बेकार नहीं होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट कम होता है, पैसे बचते हैं और क्वालिटी मेंटेन होती है। नए सामान को लेटर यूज में रखा जाता है और हमेशा फ्रेश सप्लाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चावल और दूध के कार्टून जो पहले है उसे पहले इस्तेमाल करो। और ओल्ड स्टॉक का प्रॉपर रोटेशन की भी किसी भी बच्चे को एक्सपायर्ड फूड नहीं मिलेगा, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, एबीसी एनालिसिस क्या होता है। एबीसी विश्लेषण, आइटम आर कैटेगराइज टू ए हाई लेवल हाई वैल्यू, बी मॉडरेट और सी लो वैल्यू फॉर अ बेटर कंट्रोल। सामग्री को ए महत्वपूर्ण, बी मध्यम और सी कम महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटा जाता है ताकि बेहतर नियंत्रण हो सके। देखिए, एबीसी एनालिसिस का मतलब हो गया कि सामान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए का मतलब हो गया हाई वैल्यू यानी क्रिटिकल आइटम, बी का मतलब हो गया मॉडरेट यानी वैल्यू आइटम और सी का मतलब हो गया लो वैल्यू यानी लेस क्रिटिकल आइटम। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ए पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। इफिशिएंसी, रिसोर्स इक्वलाइजेशन यानी बजट और स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना, और इन्वेंट्री ऑडिट और स्टॉक को चेकिंग करना। यानी ए आइटम में हमारा हो गया दूध, दवाई और इसेंशियल ग्रोसरीज, बी आइटम में हो गया हमारा स्टेशनरी और क्लीनिंग एजेंट, और सी आइटम में हो गया एक्स्ट्रा बेडशीट और अनस्टील्ड, ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट थर्ड क्या हमारा कॉस्ट कंट्रोल यानी लगातार लागत नियंत्रण। द टेक्निक्स हेल्प रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस एंड वेस्टेज। इन तकनीकों से अनावश्यक खर्च और बर्बादी को कम होती है, ठीक है। यानी कि हमें लागत नियंत्रण करना है, वेस्ट कम करना है, जिससे पैसे जो है वो बचते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेंशियल आइटम विदाउट ओवर स्टॉकिंग। यानी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और अधिक स्टॉक से बचा जा सकता है, यानी कि स्टॉक स्टोरेज या ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, रिलेवेंस इन हॉस्टल यानी कि छात्रावास में महत्व। हेल्प इन मैनेजिंग फूड सप्लाई, मेडिसिन एंड डेली कंज्यूमर इफेक्टिवली। भोजन और दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए बेहतर प्रबंधन मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्टेज एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ हॉस्टल ऑपरेशन। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में छात्रावास में कार्य क्षमता बढ़ती है और बर्बादी कम होती है और संचालन जो है सुचारू रहता है, ठीक। ये भी हम लिख सकते हैं कि फीफो एंड एबीसी एनालाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इफिशिएंसी, सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग सुनिश्चित करते हैं, और फीफो में जो है पुराने स्टॉक का इस्तेमाल पहले करके वेस्ट रोकना, और एबीसी में इंपॉर्टेंस आइटम पर ध्यान देकर रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Evaluate the impact of national policy of children on a children welfare एंड डेवलपमेंट। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन का प्रभाव बच्चों के कल्याण और विकास पर कैसे पड़ता है, मूल्यांकन करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2030 रिकॉग्नाइज चिल्ड्रन एज अ नेशनल एसेट एंड एम्स टू इंश्योर दैट सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 बच्चों को राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्ति मानती है और उनके सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहती है। यानी कि एनपीसी यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है जो बच्चों को सुरक्षा, कल्याण और समग्र विकास के लिए बनाई गई है। पहली बार 1974 में लाई गई और बाद में 2013 में इसे अपडेट किया गया था। पहली बार इसे 1974 में लाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समान अवसर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच यानी समग्र विकास। द पॉलिसी फोकस ऑन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यह नीति बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सामाजिक विकास पर ध्यान देती है, ठीक है। यह नीति किस पे ध्यान देती है, बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक यानी कि हर तरह से इनके विकास पे ध्यान देती है। यानी सभी बच्चों को समान और गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर, फिर स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट यानी अधिकारों की सूचना। इट इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन एंड निग्लेक्ट। यह बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ये क्या करती है, बच्चों पे होने वाले शोषण, पॉलिसी, चाइल्ड लेबर, अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन को रोकने पर ध्यान देती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य और पोषण, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि प्रमोट एक्सेस टू हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और पोषण की सुविधा को बढ़ावा देती है। पॉलिसी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस करती है और इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण इन सब पे जो है विशेष ध्यान देती है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एजुकेशन एंड इंक्लूजन, यानी कि शिक्षा और समावेशन, सपोर्ट इन यूनिवर्सल एजुकेशन एंड इंक्लूजन और डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा और वंचित वर्गों के लिए समावेशन पे बढ़ावा देती है। सभी बच्चों को समान और गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर जोर देती है और स्पेशल फोकस ऑन गर्ल, मार्जिनलाइज्ड एंड डेफिनेटली एबल चिल्ड्रेन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रोल इन अ हॉस्टल कॉन्टेस्ट, यानी छात्रावास में महत्व इसका क्या होगा, गाइड्स हॉस्टल अथॉरिटीज टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी यह हॉस्टल वार्डन के बच्चों की सुरक्षा, हॉस्टल वार्डन को बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और विकास सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देती है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या होगा। द पॉलिसी प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग चाइल्ड सेंट्रिक गवर्नेंस एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया। यह नीति भारत में बाल केंद्रीय शासन को मजबूत करती है और बच्चों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के कल्याण और विकास का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का जो है मॉक कंप्लीट। आप इस मॉक को लास्ट टाइम में ज़रूर देखना, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी आपका एग्ज़ाम 24 को है हॉस्टल वार्डन का, तो एक मॉक मैं और डालूंगी, एक मॉक का वीडियो कल आपको और मिलेगा 23 को। इन सारे मॉक्स को आप एक बार ज़रूर देखना और डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स को खुद से लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपका एग्ज़ाम में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपको इन सारे मॉक्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 915316 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर व्हाट्सअप नंबर मैं कमेंट में दे दूंगी। वहां से जाके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन सारे पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे 6 मॉक्स के पीडीएफ चाहिए या फिर जो मैंने यूट्यूब पे कराया उनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करना या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज करना, वहाँ से आपको इन सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले आप हमारे मॉक्स का प्रैक्टिस ज़रूर करना, आपको सेम टू सेम कंटेंट देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।